हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल संजय झा स्पीक्स। साथियों, मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं और आज हम बात करते हैं G20 शिखर सम्मेलन की। दोस्तों, भारत ने G20 की अध्यक्षता के दौरान सबसे बड़ी चुनौती को पार कर लिया है। ये चुनौती रूस और यूक्रेन के युद्ध को लेकर के आई थी। जैसा कि माना जा रहा है, यूक्रेन युद्ध के कारण संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी, ऐसा माना जा रहा था, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज और यूएसए ये चाहते थे कि इस डिक्लेरेशन में रूस की निंदा की जाए, रूस को आक्रामक बताया जाए, जबकि चीन और रूस इस पर सहमत नहीं था। चीन और रूस चाहते थे कि डिक्लेरेशन से रसिया और यूक्रेन की लड़ाई वाला जो पैराग्राफ है उसको बाहर किया जाए। दोस्तों, ऐसा अंत में हुआ नहीं। इस सम्मेलन का जो डिक्लेरेशन हुआ, जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन हुआ, जिसपे सभी देशों की सहमति आवश्यक होती है, उस डिक्लेरेशन में रूस का नाम लिए बगैर यूक्रेन युद्ध की चर्चा हुई और इसे एक तरह से भारत की बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। क्योंकि भारत की उपलब्धि इसलिए कि तमाम देश चाहते थे कि इसमें रूस को आक्रामक माना जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, अमेरिका समेत पश्चिमी देश चाहते थे कि इसमें रूस की निंदा से जुड़ा पैराग्राफ भी शामिल किया जाए। इसका विरोध नेचुरली रूस और चीन इसके विरोध में थे और भारत तटस्थ था। इसके कारण माना जा रहा था कि G20 के इतिहास में पहली बार संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमति नहीं बन पाएगी। भारत की अध्यक्षता में अगर ऐसा हो जाता तो एक बड़ी डिप्लोमेटिक हार होती, ये भारत की होती, ये निश्चित जानिए। लेकिन भारत अमेरिका और रूस दोनों को एक साथ लाने में कामयाब रहा और इस डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का कोई खास जिक्र नहीं किया गया। यूक्रेन जहां, अब इसके बाद क्या हुआ कि यूक्रेन इससे बहुत नाराज है और रूस इससे बहुत खुश है। रूस इसे संतुलित बताया है। अमेरिकी मीडिया खास करके जब से ये डिक्लेरेशन पास हुआ है, उससे पहले जो वर्ल्ड मीडिया है वो इसे एक चुनौती के रूप में देख रहा था और भारत को एक तरह से चैलेंज दे रहा था कि भारत इस बार ज्वाइंट डिक्लेरेशन को पास नहीं करा पाएगा, उस पर सहमति बनाने में नाकाम रहेगा, क्योंकि पहले से तय था कि इस यूक्रेन और रूस की युद्ध का अगर जिक्र किया जाता है डिक्लेरेशन में, तो उस जिक्र में अगर रूस को आक्रामक बताया जाता है तो रूस इस पर दस्तखत नहीं करेगा और रूस के साथ चीन भी इस पर हस्ताक्षर नहीं करेगा, यानी जो ज्वाइंट डिक्लेरेशन खारिज हो जाएगा। इसी तरह से अगर यूक्रेन के हिसाब से उसमें रूस को आक्रामक नहीं बताया जाता है तो फिर वेस्टर्न कंट्रीज इस पर साइन नहीं करेगा, ऐसा माना जा रहा था। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों जितने भी सदस्य देश थे सबको इस पर साइन करना पड़ा और उसके बाद जो है ये डिक्लेरेशन पास हो गया और उसके बाद दुनिया के जो मीडिया है वो भारत की सराहना कर रहे हैं। CNN जो अमेरिकी मीडिया है उसने भी इसे एक बड़ी उपलब्धि माना है। G20 डॉक्यूमेंट में रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र सॉफ्ट भाषा में किया गया है, ऐसा CNN का मानना है। उसने कहा है कि रूस को हमला करने वाला नहीं कहा गया है, पश्चिमी देश पर इस पर सहमत हो गए, जो पूरी दुनिया के लिए हैरानी वाली बात है। इस पर हैरानी जताई है CNN ने कि ऐसा क्यों हुआ कि जब रूस को आक्रामक नहीं बताया गया तो फिर यूरोपियन कंट्रीज ने, अमेरिका ने इस पर साइन क्यों कर दिया। अल जजीरा ने इसे भारत की कूटनीतिक सफलता माना है। लिखा है कि G20 के नेता संयुक्त विज्ञप्ति पर सहमत हुए, लेकिन रूस और यूक्रेन युद्ध पर सॉफ्ट भाषा का इस्तेमाल किया। अल जजीरा ने लिखा है कि रूस यूक्रेन युद्ध के कारण G20 में मतभेद दिख रहे थे, लेकिन पहले ही दिन इस घोषणा पर सहमति बन गई। यह एक कूटनीतिक सफलता है भारत के लिए। दोस्तों, पाकिस्तान की मीडिया ने ये तो नहीं कहा है कि ये भारत की कूटनीतिक सफलता है, लेकिन जिस तरह से ज्वाइंट डिक्लेरेशन पर सभी देशों के दस्तखत हुए हैं, हस्ताक्षर हुए हैं, उससे पाकिस्तान ने भी भारत की कूटनीति का लोहा माना है। अब आते हैं असल मुद्दे पर कि रूस और यूक्रेन का
जिस तरह से दोनों तरह चाहते थे, जिस तरह से रूस चाहता था कि बिल्कुल ही इस लड़ाई का डिक्लेरेशन में चर्चा ना हो, वो हुआ। और दूसरी बात, जिस तरह से वेस्टर्न कंट्री चाहते थे कि इस जो हमारा जो डिक्लेरेशन है उसमें इनका मतलब रूस को आक्रामक बताया जाए, ऐसा भी नहीं हुआ। तो आखिर ऐसा क्यों हुआ दोस्तों? और यही ऐसा क्यों हुआ जिसको आप कह सकते हैं कि भारत की सफलता, तो यही भारत की सफलता है दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि 9 सितंबर को भारत की राजधानी दिल्ली में ये पहला दिन था सम्मेलन का। इसी सम्मेलन में ज्वाइंट डिक्लेरेशन पास हुआ और इस ज्वाइंट डिक्लेरेशन में रूस का एक आक्रामक देश के रूप में जिक्र नहीं हुआ। घोषणा पत्र में यूक्रेन युद्ध का जिक्र था, लेकिन इसमें रूस को सीधे तौर पर जिम्मेदार नहीं ठहराया गया, भारत से पेश किया गया। उस पर यूरोप को खासी आपत्ति थी। यूरोप को ही नहीं, अमेरिका को भी आपत्ति थी। जानकारों की माने तो यूरोप ने यूं ही इसे, अब सवाल यह है कि इसे स्वीकार क्यों किया गया, तो इसको वैसे ही स्वीकार नहीं किया गया है। इसके पीछे एक भारत की बहुत बड़ी कूटनीतिक चाल थी, भारत की बहुत बड़ी समझदारी थी, जिसको लेकर के इसे पास किया गया। दोस्तों, इस आपत्ति के बावजूद G20 डिक्लेरेशन जारी हुआ। यह घोषणा पत्र कुछ हद तक पिछले साल बाली में हुए शिखर सम्मेलन से मिलता जुलता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो इस घोषणा पत्र से काफी असहमत थे। 83 पैराग्राफ्स वाले घोषणा पत्र में 8 पैराग्राफ ऐसे हैं जिनमें यूक्रेन युद्ध का जिक्र था। इस पैराग्राफ में युद्ध के आर्थिक प्रभावों समेत कई ऐसी बातों को शामिल किया गया है जिनका दुनिया पर असर पड़ रहा है। फ्रांस को इस घोषणा पत्र पर खास आपत्ति थी। इस घोषणा पत्र में वार इन यूक्रेन का प्रयोग किया गया है, जबकि फ्रांस चाहता था कि इसे बदलकर वार अगेंस्ट यूरोप किया जाए और ये भी लिखा जाए कि ये रूस का द्वारा थोपा गया लड़ाई है, जबकि भारत ऐसा नहीं चाहता था। तब उसके बाद क्या हुआ ये समझिए, क्यों पास हुआ। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन को इस बात का डर था कि अगर यह सम्मेलन बिना घोषणा पत्र के समाप्त हो गया तो फिर दुनिया को लगेगा कि G20 खत्म हो चुका है। G20 जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया के 20 सबसे प्रभावशाली देशों का संगठन है और इसमें रूस, अमेरिका, चीन, यूरोपियन कंट्रीज के सभी देश, भारत आदि शामिल है। इसी तरह से अगर G20 को खत्म मान लिया जाता तो निश्चित था कि ब्रिक्स और G7, अगर G20 के अस्तित्व को खत्म कर दिया जाए तो फिर 2 ऐसे संगठन बचते हैं जो इसको रिप्लेस कर सकता है। एक G7 है जो दुनिया के 7 अमीर देशों का संगठन है, लेकिन इसके मुकाबले G20 बड़ा संगठन है क्योंकि इसमें दुनिया के 20 अमीर देश हैं। तो दुनिया के 20 अमीर देशों में से अधिकांश यूरोपियन कंट्री के देश हैं जो G7 के मेंबर नहीं है, और इन देशों का मानना था कि अगर G20 को हम खत्म कर देते हैं तो फिर या तो G7 का वर्चस्व हो जाएगा दुनिया में, या फिर ब्रिक्स यानी BRICS का वर्चस्व हुआ। जो ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स पे चीन और रूस का दबदबा है। तो चीन, यूरोपियन कंट्री के अधिकांश देश नहीं चाहते थे कि वो या तो ब्रिक्स का वर्चस्व होने दें दुनिया में या फिर G20 का वर्चस्व होने दें, और इसलिए इन लोगों ने ज्वाइंट डिक्लेरेशन में, इसके बावजूद कि रसिया को एक आक्रामक देश नहीं माना गया था, उस पे साइन करना मुनासिब समझा। और यूरोपियन यूनियन के एक अधिकारी की माने तो इस संगठन को जिंदा रखने के लिए, यानी G20 को जिंदा रखने के लिए इस घोषणा पत्र पर हामी भरना जरूरी हो गया था। और बताया जा रहा है कि अधिकारियों को सहमति के लिए सिर्फ 2 ही विकल्प दिए गए थे। ये हमारे देश की कूटनीतिक चाल सफलता थी कि उनको 2 विकल्प गए थे। उन्हें इस घोषणा पत्र पर से सहमत होना था या फिर सम्मेलन का कोई घोषणा पत्र जारी नहीं होता। अगर जारी नहीं होता तो फिर वही होता जो डर था, यानी ब्रिक्स सम्मेलन का जो वर्चस्व बढ़ता। पीएम मोदी घोषणा पत्र में रूस और यूक्रेन वाला पॉइंट ही सबसे पेचीदा था।
इस पर सहमति बनवाने में कई घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी थी। पीएम मोदी ने G20 सम्मेलन के पहले दिन जब सदस्य देशों को संबोधित किया तो उन्होंने दुनिया में शांति की बात कही। उन्होंने दोहराया कि यह दौर युद्ध का नहीं है। भारत ने यह भी स्पष्ट किया कि G20 भू राजनीतिक मुद्दों का हल करने का मंच नहीं है। घोषणा पत्र में यह स्वीकार किया गया कि इन मुद्दों का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ सकता है। पीएम मोदी ने गुट निरपेक्ष देशों के गठबंधन इंडोनेशिया, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के अलावा G7 के देशों जैसे जापान के साथ लगातार वार्ता की और अंत में EU को भी यानी यूरोपियन यूनियन को भी रूस और यूक्रेन पर हल्के पैरा पर सहमत होने के लिए मना लिया। EU और G7 देशों की घोषणा पहले EU और G7 के जो देश हैं जो G20 के मेंबर हैं वो इससे पीछे हट गए थे। दोस्तों, इस तरह से यूरोपियन यूनियन को जो डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो ये ज्वाइंट डिक्लेरेशन पारित ना हो और ब्रिक्स का वर्चस्व हो या G7 देश का वर्चस्व हो, इसलिए उनको ये मानना पड़ा और ये भारत की कूटनीतिक सफलता है जिसे दुनिया के देशों ने माना है कि भारत ने एक मुद्दे पर रूस और अमेरिका को अपने साथ लाया, यूरोपियन यूनियन को अपने साथ लाया, चीन को अपने साथ लाया। दोस्तों, आज के एपिसोड में इतना ही। फिर हम बहुत जल्द किसी नए विषय वस्तु के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अगर ये कंटेंट आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।